जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ किसान भाई बहनों, आज भी मैं ढेर सारी नई जानकारियों के साथ उपस्थित हो गई हूँ आप सबों के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग चला रही है राज्य में नए तालाबों के सर्वेक्षण, संवर्धन और मत्स्य बीज संचयन की योजना। मुर्गियों को रानीखेत, बुर्सोलोसिस और कॉलरा का टीका समय पर दिलाएं। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है ग्रबर। राज्य के मछली पालकों और मत्स्य पालन व्यवसाय को और विकसित करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग झारखंड राज्य में कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें एक प्रमुख योजना है नए तालाबों का सर्वेक्षण, उनका संवर्धन और उनमें मत्स्य बीज संचयन की। इस योजना के अंतर्गत चयनित मत्स्य मित्रों के माध्यम से नए तालाबों का सर्वेक्षण कराया जाता है। साथ ही मत्स्य बीज का संचयन, संवर्धन और उनके द्वारा मछली पालकों को समय समय पर जागरूकता तथा तकनीकी सलाह प्रदान कराई जाती है। इन कार्यों के लिए मत्स्य मित्रों को प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र या प्रति तालाब के हिसाब से मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। रानीखेत, बुर्सोलोसिस और कॉलरा या मुर्गियों में लगने वाली बीमारियां हैं। ये बीमारियां मुर्गियों में तेजी से फैलती हैं और आसपास के सभी मुर्गियों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। इनके लग जाने की स्थिति में मुर्गियों को बचाना काफी कठिन होता है। ये बीमारियां मुर्गियों को ना लगे, इसलिए मुर्गियों का टीकाकरण अवश्य कराएं। फूलों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। फूलों की खेती वैज्ञानिक विधि से की जाए तो निश्चित व फायदेमंद साबित होगी। यदि किसान गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए गेंदा के उन्नत प्रभेद लगाएं। गेंदा के उन्नत प्रभेदों में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा अच्छे माने जाते हैं। पूसा बसंती, पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा गेंदा फूल के उन्नत प्रभेदों में झारखंड की मिट्टी और जलवायु के लिए अच्छे माने जाते हैं। इनके 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से लेकर पहले नर्सरी में इसकी बुआई कर पौधे तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद तैयार पौधों की खेत में रुपाई करनी चाहिए। साथ ही सिंचाई, निकाई और उसकी उचित कृषि कार्यों को समय पर कर 150 से 200 क्विंटल गेंदा फूल प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए उचित समय पर आवश्यक कृषि कार्य करना जरूरी होता है। आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं कि चने की फसल में सिंचाई कार्य कब और कितना हितकारी है। चना में आपका फल छेदक कीड़ा का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए एक जैविक कीटनाशी है हेलिसाइड करके आता है। इसका आप 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर इसको छिड़काव कर दें तो आपका जो फल छेदक कीड़ा है इसके भी नियंत्रित पाया जा सकता है। दूसरा आप एक दवा है प्रोफेनोफॉस, इसका आप 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दें तो इससे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपका कंट्रोल नहीं होता है तो पुनः 10 दिन के अंतर पर छिड़काव कर दें, जिससे आपका फल छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान ग्रबर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पंक्तिबद्ध फसल लगी हो तो यह कृषि उपकरण एक दिन में लगभग आधा एकड़ खेत में निकाई गुड़ाई करने में सक्षम है। किसी भी फसल में जिसमें कि निकाई गुड़ाई करनी रहती है उसमें ये मजदूरों का भारी समस्या से जूझते हैं। इसके लिए एकमात्र उपाय है इनका विकल्प के रूप में, वो है ग्रबर के द्वारा किसान भाई अपने खेतों में खुद जो है सो एक दिन में करीब 1/4 से लेकर आधा एकड़ तक खेत की निकाई गुड़ाई ग्रबर के द्वारा लाइन में यदि खेती किए हुए हैं तो किसी भी फसल की कर सकते हैं। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का, तो चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। मैं खेती कर रहा हूँ कम से कम 95-90 से लगभग। तो खेती में हमको बहुत सा फायदा भी होता है।
खेती करके हम अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। अभी बीए कर रहा है मेरा बड़ा लड़का, उसका छोटा लड़का अभी मैट्रिक बोर्ड निकला था। उसके प्लस हम लोग के खेती से बहुत तरह तरह के मतलब फसल हम लोग लगाते हैं। जैसे हुआ अभी आलू कोड़ा किए, अभी सब्जी का पूरा टमाटर, शिमला मिर्च, कद्दू, ये सब के गाछी कर रहे हैं। खीरा का लगाने के भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 33, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 29, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 29, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के भाव स्थिर हैं। दलहनी अनाजों में थोड़ी नरमी आई है। अन्य अनाजों की मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दाम बढ़ने के आसार हैं। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400, अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100, अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 11900, अधिकतम 13600 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5400, अधिकतम 6800 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4900, अधिकतम 5600 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9200, अधिकतम 10100 रुपए। आलू न्यूनतम 800, अधिकतम 1100 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1750, अधिकतम 2100 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो आगे हम जानकारियों का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप मुर्गी पालन तो करते ही होंगे और मुर्गियों में कई तरह की बीमारियां भी होती होंगी। तो उन बीमारियों का इलाज क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु कुमार सिंह से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। मुर्गी व्यवसाय का चलन आज ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कम लागत, सही देखभाल एवं पशु चिकित्सक के सलाह से यह व्यवसाय से मुर्गी पालकों को कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। मौसम में आए बदलाव या जाड़े के दिनों में पशुओं के रखरखाव में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मुर्गियों के रहने वाले स्थान को सूखा तथा गर्म रखने की जरूरत होती है। आमतौर पर मुर्गी पालक देशी मुर्गी के बजाय ब्रॉयलर मुर्गी पालन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहां देशी मुर्गी 5 से 6 माह में वयस्क होती है, वहीं ब्रॉयलर 40 से 45 दिनों में ही वयस्क हो जाती है। मुर्गियों का पालन ठीक ढंग से हो पाए, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था ठीक हो, जिसमें मिनरल मिक्सचर या दाना मिश्रण का आनुपातिक संतुलन ठीक होना चाहिए।
दाना मिश्रण में मकई का दर्रा या अनाज का दर्रा, चोकर, मछली का चूरा, हड्डी का चूर्ण तथा खनिज लवण जिसमें मूंगफली की खल्ली इत्यादि शामिल है। इनका मिश्रण बनाकर मुर्गियों को देने से मुर्गियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठंड में मुर्गियों के चूजों का भी ठीक से ख्याल रखना चाहिए। चूजों में कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए दाना मिश्रण के साथ साथ इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज का घोल बनाकर उन्हें देते रहना चाहिए। रहन सहन के लिए मुर्गियों के बेड को साफ सुथरा तथा सूखा रखना चाहिए, जो जमीन से 2 से 3 इंच की ऊंचाई पर होनी चाहिए। मुर्गियों के खान पान और सही देखभाल से उनकी वृद्धि तेजी से होती है तथा उनका वजन भी ठीक रहता है। आमतौर पर पशु चिकित्सकों द्वारा मुर्गी पालकों को सलाह दिया जाता है कि मुर्गियों के आहार को 3 स्तर में दिया जाना चाहिए, जिसमें स्टार्टर, ग्रोवर तथा फिनिशर राशन महत्वपूर्ण है। आज मुर्गी पालकों को सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर दवा एवं चूजों पर कुछ % की छूट भी शामिल है। सही देखभाल और समय समय पर टीका लगाकर मुर्गियों में होने वाले बीमारियों से हम बच सकते हैं तथा मुर्गियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए ठंड में कमरे का तापमान भी संतुलित करके रखना आवश्यक है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर मुर्गियों का व्यवसाय कर हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। ऐसा है कि जाड़े के समय में बीमारी पशु में हो या इंसान में हो, हमारी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। परजीवी जनित बीमारियां हों, जीवाणु जनित हों या विषाणु जनित बीमारियां हों। मुर्गियों में खास करके जाड़े के समय में उसके कमरे का तापमान उचित रखना बहुत ज़रूरी है। तापमान उचित रखने के लिए मुर्गी के चूजों के कमरे में हम बल्ब का उपयोग करते हैं, जिससे कि उसमें उचित मात्रा में गर्मी मिले। और गर्मी उचित मात्रा में मिल रहा है या ज़्यादा गर्मी मिल रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग जो बल्ब लगाते हैं, उस बल्ब को अगर हम लोग एक उचित ऊंचाई पे टांगते हैं और अगर चूजे वहाँ से दूर भागने लगे, इसका मतलब है कि हम गर्मी ज़्यादा दे रहे हैं। तो उस गर्मी को कम करने के लिए हम बल्ब की ऊंचाई को और ऊपर या नीचे उस हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि मुर्गी के चूजों में गर्मी की मात्रा बनी रहे और उन्हें न ज़्यादा गर्मी महसूस हो न ज़्यादा ठंडक महसूस हो। ठंड के मौसम में मुर्गियों में ज़्यादातर बीमारियां सांस की बीमारियां होती हैं, क्योंकि हवा में पानी की मात्रा या शुष्कता अधिक होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण बिस्तर में और बिस्तर जो बेडिंग बिछाया जाता है वो भी ठंड होता है। और चूजे पानी पीने के क्रम में अपने बिस्तर पे या बेडिंग पे पानी गिरा देती हैं, जिससे कि सांस की बीमारियां ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग पानी जब देते हैं चूज़ों को पीने के लिए, तो चूज़ों को पानी उपयोग कर लेने के बाद उसको तुरंत हटा देना चाहिए। बेडिंग को हमें हमेशा बदलते रहना चाहिए, ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, और अगर उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा हो गई हो तो उसे हटा देना चाहिए। हम देखते हैं कि बीमारी का प्रकोप जाड़ा में ज़्यादा होता है। इसमें एक चूज़ों में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं जीवाणु जनित बीमारियां। जीवाणु जनित बीमारियों में फॉल कॉलरा, जिसको कि चूजों का हैजा भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो चूजों में इस बीमारी के सघनता को हम बीमारी की मृत्यु दर जब ज़्यादा हो जाती है, इससे हमें पहचान में आता है कि इसमें कॉलरा हो गया है और इसमें हैजा हो गया है। और हैजा की वजह से चूजों में मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें पतला पखाना होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, नाक आँख से पानी बहने लगता है, तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब एक बार चूजे इस बीमारी से उबर जाते हैं तो ये कारक के तौर पे काम करते हैं और ये फिर संक्रमण फैलाते हैं। इनके नाक और मुख में ये जीवाणु वास करते हैं, जिससे कि दाना में, पानी में और बिस्तर बेडिंग में ये इन सभी चीज़ों को संक्रमित करती हैं, जिससे कि और भी दूसरे चूजे इसके संसर्ग में आकर वो भी बीमारी के प्रकोप से बच नहीं पाते हैं।
इसमें सबसे उचित जो दवा है वो सल्फोनामाइड टैबलेट को चूर करके पाउडर बना करके पानी में, अगर 2 लीटर पानी में इसको एक पाउडर को डाल करके चूजों में पानी दिया जाए तो इससे बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है, और लेकिन इससे अंडा उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। इसी प्रकार दूसरा है माइकोप्लाज्मा। इस बीमारी की वजह से ये दीर्घकालिक सांस की बीमारी है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है चूजों में, और मृत्यु दर इसमें भी काफ़ी अधिक होता है। इसमें सांस लेने में तकलीफ़ के अलावे नाक से स्राव आता है, म्यूकस आता है, घड़घड़ाहट की तरह, रेल के घड़घड़ाहट की तरह ये चूजे मुंह खोल करके सांस लेते हैं, और इस प्रकार इनमें अचानक से मृत्यु का प्रकोप बढ़ जाता है। इसी तरह से है हम जो विषाणु जनित बीमारियां हैं, जैसे रानीखेत हैं, जिसको कि हम टुनकी बीमारी भी कहते हैं। इसमें सफ़ेद से पीले हरे रंग का बदबूदार दस्त होता है। भोजन लेना बंद कर देते हैं चूजे, इनका तापमान काफ़ी तेज़ हो जाता है, और देखते देखते इसमें मृत्यु दर काफ़ी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, आप बताया कि शुरू में कि इसका जो जाड़े में जो पानी वगैरह जो गिरा देते हैं चूजे, उसका साफ सफाई नियमित रूप से करते रहना चाहिए, और बेडिंग को थोड़ा चलाते रहना चाहिए कि नीचे अगर पानी का मात्रा ऊपर आ गया है तो उसको नीचे कर दिया जाए, जिससे कि ऊपर सूखा हुआ बेडिंग उसको उपलब्ध हो सके। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम ये कहें कि बिल्कुल ही अगर हम सावधानी रखें तो बिल्कुल बीमारियों लगने की आशंका कम है। जी हाँ, प्रबंधन का, किसी भी व्यवसाय में प्रबंधन का बहुत अहम रोल होता है। अगर हमारे पास सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन अगर हमारा प्रबंधन फेल है तो हम कोई भी व्यवसाय में उचित लाभ नहीं कमा सकते हैं। इसलिए जाड़े के समय में थोड़ा अगर हम उचित प्रबंधन पे ध्यान दें तो इससे हम मृत्यु दर कम करके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमारे विशेषज्ञ ने तो आपको जानकारी दे दी, चलिए हम आपको दूसरी जानकारी की ओर ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक और विराम। आप देखिए तब तक ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, सरसों की कटाई का समय हो चला है, लेकिन उसकी देखभाल किस तरह करें बहुत सारे किसान भाई बहनों को नहीं पता रहता। तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों फसल की समुचित देखभाल कैसे करें। इसी संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि क्योंकि अभी सरसों का फसल लगा हुआ है और फूल भी आ रहे हैं, तो इसका समुचित देखभाल हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? किसान भाइयों, अपने यहाँ सरसों एक रबी का मुख्य फसल है और आजकल आप देख रहे होंगे भारत सरकार भी तिलहन और दलहन के लिए ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि तेल अपने यहाँ काफ़ी कम हो रहा है और बाहर से आयात हो रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य दायित्व ही बनता है कि तेल का पैदावार ज़्यादा करें। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप सरसों की जो खेती कर रहे हैं
उसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका उपज बढ़िया होगा। यहाँ पर आमतौर पर एक तोरी और राई दो सरसों की खेती होती है। तोरी आप जानते हैं कि वो कम दिन का है और उसका लंबाई कम होता है और कम दिन में पक के तैयार हो जाता है। उसमें मात्र एक सिंचाई या सिंचाई नहीं भी देते हैं तो तैयार हो जाता है और वो लगभग अब तैयार हो गया होगा जो भी खेती कर रहे होंगे, क्योंकि वो सितंबर के अंत में उसकी बुआई होती है और फरवरी में उसका कटाई हो जाता है या फिर जनवरी में कटाई हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा रोग या बहुत ज़्यादा उपज भी उसका ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन एक कैच क्रॉप के रूप में जहाँ भी अगर दो फसल के बीच में अगर एक फसल लेना हो तो तोरी का उपयोग किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ ज़्यादा पैदावार के लिए राई का उपयोग किया जाता है, जैसे पूसा बोल्ड हुआ या वरुणा हुआ, क्रांति हुआ, PCR7 हुआ, कई अच्छी वैरायटी अब आ गई हैं। तो इसकी खेती करते हैं और इसका लंबाई भी ज़्यादा होता है, उपज भी ज़्यादा मिलता है। और इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है जो किसान भाई अभी खेती कर रहे होंगे। सरसों में सबसे बड़ा ध्यान देने वाला बात है कि जब भी आप सरसों की बुआई करें उसके 1 महीना के बाद बछाई जरूर करें। बछाई मतलब है विरलीकरण। अगर उसमें से पौधे को अगर नहीं निकालेंगे, बहुत घना पौधा हो जाएगा तो अकेला पौधा ऊपर बढ़ जाएगा और उसमें आपको उसकी जो डालियां हैं, शाखाएं हैं, नहीं बनेंगी और उपज प्रभावित हो जाएगा, उपज बहुत कम मिलेगा। इसीलिए इसमें बछनी जरूर होना चाहिए, यानी विरलीकरण जरूर होना चाहिए। इसका ध्यान रखें किसान भाई। इसके बाद अगर दूसरी बात इसमें जो आती है वो है ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ़र की मात्रा इसके लिए प्राप्त होना। अगर सल्फ़र की मात्रा ज़मीन में कम है, आप देखते होंगे कि जब भी सरसों आप बेचने जाएंगे तो कोई भी आढ़तिया दुकानदार दांत के नीचे दबाकर सरसों को देखता है और वो दो चीज़ को देखता है कि इसमें नमी कितना है और इसमें झांस कितना है। तो जितना ज़्यादा झांस होगा उतना ज़्यादा भाव आपको आपके सरसों को मिलेगा और झांस आता है सल्फ़र से। इसलिए सल्फ़र अगर ज़मीन में कम है तो आपके ऊपर आपके जो सरसों हैं उसमें झांस कम होगा और आपका तेल की मात्रा भी कम होगी और उसका दाम भी आपको कम मिलेगा। इसलिए जब भी खेती करें तो कोशिश करें कि 20 किलो सल्फ़र प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय ही दे दे। अगर नहीं दिए हैं तो सल्फ़र का स्प्रे भी कर सकते हैं। 2% अगर करते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर मिलाकर करते हैं तो उससे भी कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन ये सारे के सारे चीज़ आपको फूल लगने से पहले होने चाहिए। लेकिन आगे के लिए भी आप ध्यान रखें कि सरसों या सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर व्यवहार करते हैं खाद में DAP के लिए तो उसके लिए भी आपको फिर अलग से सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 13% के आसपास में उसमें सल्फर होता है। तो ये तो हुआ खाद के बारे में। अब ऊपर से जो खाद देते हैं, जो भी किसान भाई हैं कि पहला जो है बुआई के समय खाद दे चुके होंगे, सल्फर दिए होंगे, पोटास दिए होंगे, यूरिया कुछ दिए होंगे, लेकिन अब जो है उनको जो पहला सिंचाई होता है लगभग 25 से 30 दिन के आसपास में सिंचाई करते हैं। उस समय किसान भाइयों को आधी यूरिया जो बची हुई है, जो यूरिया बुआई के समय आप दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो बची हुई है वो सारी की सारी यूरिया आपको 35-40 दिन के अंदर में मिलना चाहिए। इसलिए जो पहला सिंचाई आप करते हैं 25 से 30 दिन के आसपास में, उसमें पूरा का पूरा यूरिया आप डाल दीजिए और उसके बाद यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अगर यूरिया डालेंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहला जो है पहला सिंचाई पर ही यूरिया डाल देते हैं। सिंचाई की इसमें जो मिलता है कम से कम 2 सिंचाई तो ज़रूर मिलनी चाहिए। एक तो लगभग 25 से 30 दिन पर और दूसरा 70 से 75 दिन पर सिंचाई करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा सिंचाई आपके पास है, आपके पास पर्याप्त पानी है सिंचाई के लिए, तो आप 3 सिंचाई भी दे सकते हैं। पहला तो 25 से 30 दिन पर, दूसरा 70 से 75 दिन पर, तीसरा 100 दिन के आसपास में। तो आपके दाने पुष्ट मिलेंगे और पैदावार अच्छा होगा। तो ये तो हुआ मुख्य रूप से आपको जो खाद डालते हैं या सिंचाई करना है। इसके अलावा इसमें खरपतवार का भी प्रबंधन किसानों को करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार अगर अधिक हो गया तो उपज प्रभावित होता है। लेकिन खरपतवार जब भी है, अगर लाइन में आप बुआई किए हुए हैं तो लगभग 25 से 30 दिन के बीच में जो सिंचाई होता है उसके तुरंत बाद जब नमी निराई गुड़ाई के लिए हो जाता है तो एक निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है
कि पौधों के जो जड़ें होती हैं उसमें भी हवा का संचार होता है, उसको भी सांस लेने का मौका मिलता है और उसकी जड़ें ज़्यादा फैलती है तो आपका पौधा बड़ा होता है और दाने अच्छे लगते हैं। इसलिए एक निराई गुड़ाई कोशिश करनी चाहिए कि 30 दिन के आसपास में ज़रूर कर दें, इससे खरपतवार भी निकल जाता है और हवा का संचार भी होता है। अगर किसान भाई अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए हों, निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, बड़े एरिया में लिए हुए हैं, तो वैसी स्थिति में आप किसी भी जो खरपतवार नाशी है केमिकल उसका व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उसका व्यवहार न हो तो बेहतर होगा। वैसे एलाक्लोर है उस 2 लीटर करीब में 1 हेक्टेयर में लगता है और उसको जब बुआई करते हैं तो बुआई के दूसरे दिन आप एलाक्लोर को अगर पानी में मिला कर छिड़काव कर दें तो एक परत बन जाता है ऊपर में और जो भी खरपतवार निकलता है उसको वहीं मार देता है, तो इससे भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोशिश करें किसान भाई की निराई गुड़ाई ज़रूर हो। और इसमें चूँकि खड़ी फसल है तो इसमें अभी सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको कीट आएगा, खासकर लाही इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो लाही इतना कमज़ोर कीड़ा है कि एक अगर तेज़ धार पानी का भी मार दें तो वो मर जाता है। ठंडा पानी अगर चला दें, आप फवारा मार दें तो उससे भी लाही मर जाता है। लेकिन उतना ही खतरनाक है अगर बिल्कुल छोड़ देंगे तब, क्योंकि सारे के सारे फूल को ये चूस लेता है और फली नहीं बनने देता है, तो आपका उपज बिल्कुल कम हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके खेत में लाही आवे, आप ध्यान रखिए कि किसी भी जैसे डाइमेथियोएट रोगर जिसको बोलते हैं, या फिर आपको मेटासिस्टॉक्स है, या फिर इस तरह के जो भी सिस्टेमिक दवा है, कोई भी सिस्टेमिक दवा, अगर कड़ी दवा में जाएंगे बहुत ज़्यादा प्रकोप आ गया है तो इमिडाक्लोप्रिड है, तो इसका इमिडाक्लोप्रिड आपको 1 ml प्रति लीटर पानी में, जबकि मेटासिस्टॉक्स अगर देते हैं या डाइमेथियोएट देते हैं तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए। एक छिड़काव अगर कर देते हैं तो सारा का सारा आपका कीड़ा मर जाता है। लेकिन पुनः आपको देखना है कि बाद में फिर अगर आ जाता है तो पुनः इसको 10 दिन 15 दिन पर एक बार और छिड़काव करना पड़ेगा, तो आपका फसल प्रभावित नहीं होगा और अच्छा उपज मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी तरह का अगर बीमारी आ जाता है, पत्तों पर आप देखेंगे बीमारी अगर कोई आता है तो उसके लिए बेबिस्टिन कार्बेंडाजिम जिसको बोलते हैं, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे, छिड़काव कर देंगे, तो आपका फसल जो है बीमारी से प्रभावित नहीं होगा और बढ़िया उपज मिलेगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी सरसों फसल की समुचित देखभाल के बारे में। हमें उम्मीद है इसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आया, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। जाते जाते हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और हमारी पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।